Don't forget to subscribe the channel, and for more updates, press the bell icon. हाय नमस्कार व्यूअर्स, वेलकम टू साइड इनसाइट। आई एम योर होस्ट राहुल शर्मा। आप सभी को पता है कि दिस इज एन सेगमेंट जहां पर हम बुक्स के बारे में चर्चा करते हैं, ऑथर से डिस्कस करते हैं क्या उनके रीजंस हैं किताबों को लिखने के, क्या उस किताब में ऐसा है जो आप सबको पढ़ना चाहिए। और आज इस सेगमेंट में हम एक बहुत ही प्रोफाउंड राइटर और ऑथर ने ज्वाइन किया। आप जानते हैं उनको, आपने उनको कई अलग अलग प्लेटफॉर्म में सुना होगा। वो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी हैं और अब तक 10 से ज्यादा नॉवेल्स वो ऑथर कर चुके हैं। आज उनकी किताब जिसके बारे में चर्चा करेंगे वो है बिरसा मुंडा के ऊपर लिखी हुई किताब। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है हमारी हिस्ट्री का, या कहें कि बहुत अनटच्ड पोर्शन है हमारी हिस्ट्री का। ऐसे कई फ्रीडम फाइटर्स हैं जिन्होंने इस कंट्री में फ्रीडम के लिए कंट्रीब्यूट किया है, लेकिन उनको इतना रिकग्निशन नहीं मिला। तो आइए उनसे चर्चा करते हैं कि क्यों उन्होंने इस किताब को लिखा, क्या कारण था और कैसी इंटरेस्ट, ये जो कैरेक्टर है जिसमें उनको इंटरेस्ट आया। सो तुहिन, वेलकम टू दिस सेगमेंट, वेलकम टू साइड इनसाइट। थैंक यू राहुल, थैंक यू। इट्स लवली बीइंग ऑन योर शो। थैंक यू सो मच। सो बिफोर वी स्टार्ट दिस डिस्कशन, मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे ये रहेगा, जो मैं पर्सनली भी ऑथर से पूछता हूँ ये बात, क्योंकि बुक लिखना एक मेरी भी एक एक विश लिस्ट में है और आई एम वर्किंग इन दैट डायरेक्शन। सो जब आप एक फिक्शन लिखते हैं एज एन ऑथर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, और जब आप फिक्शन लिखते हैं तो यू आर कंप्लीटली हैविंग योर ओन फ्रीडम। आपको उसमें कैरेक्टर्स आपके अपने होते हैं, थ्योरी आपकी अपनी होती है, तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है टुवर्ड्स द रीडर्स। लेकिन जब आप किसी का अकाउंट लिखते हैं, किसी की बायोग्राफी लिखते हैं, तो एक बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर रहती है। आपको बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, बहुत फैक्ट्स के साथ उसको लिखना पड़ता है। तो क्या मुश्किल आपको फील होती है राइटिंग अ फिक्शन और राइटिंग सच एन अकाउंट? तो राहुल जी, सबसे पहले तो ये एक ड्रामेटाइज बायोग्राफी है, सो इट्स नॉट एग्जैक्टली अ बायोग्राफी। तो इसमें जो मुख्य किरदार है बिरसा मुंडा जी, भगवान बिरसा मुंडा जी, उनकी जीवनी के साथ जितनी ऑथेंटिसिटी के साथ उनके कैरेक्टर को मैं प्रस्तुत कर सकता था, वो करने की कोशिश मैंने की है। लेकिन जो अन्य सेकेंडरी कैरेक्टर्स हैं, उनके जीवन में कुछ लिबर्टीज ली गई। At the core of it, was the thought that the book should be immensely readable for everybody. और ये भी एक तथ्य है, ये भी एक फैक्ट है कि जब हम सबाल्टर्न हिस्ट्री की बात करते हैं, जब हम ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स की बात करते हैं, तो जो प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन उनके जीवन के बारे में है, वो बहुत सीमित है। क्योंकि हिस्ट्री जो है, इतिहास हमेशा राजा के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है, हमेशा शासकों के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है। तो इन लोगों को हमेशा जो है तिरस्कार की नजरों से देखा गया था। लेकिन इनकी मृत्यु के बाद कई बार इनके आंदोलन का असर इनकी मृत्यु के बाद लोगों को पता चला था। जैसे झारखंड की अगर हम बात करें, बिरसा मुंडा की बात करें, तो 1908 में वहां एक लैंडमार्क छोटा नागपुर लैंड टेनेंसी एक्ट पास किया गया था, जो कि आदिवासी लैंड होल्डिंग की दिशा में एक हिस्टोरिक एक्ट था। लेकिन कहीं ना कहीं बिरसा मुंडा का जो आंदोलन था, और बिरसा मुंडा की मृत्यु हालांकि 1900 में हो गई थी, 8 साल बाद भी जो उसका इम्पैक्ट था वो अंग्रेजों के जहन में, अंग्रेजों के ऊपर हावी था। उन्हें डर था कि अगर हम आदिवासी लैंड होल्डिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए सकारात्मक कदम इस वक्त नहीं उठाते हैं, तो शायद दोबारा इस प्रकार का एक मूवमेंट हो सकता है। तो ये इस बात को प्रमाणित करता है कि कई बार इनकी मृत्यु के बाद, जो हमारे वनवासी फ्रीडम फाइटर्स हैं, इनकी मृत्यु के कई साल बाद इनकी मूवमेंट का असल असर
देखने को मिला था और अंग्रेजों को भी समझ में आया था। तो स्वाभाविक है कि we started revisiting these freedom fighters in hindsight, and as such the primary sources of information about them were very limited. ओके, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ऑब्वियसली मैंने इस किताब को हालांकि मैं कंप्लीट नहीं कर पाया, बट जितना मैंने इसको पढ़ा है मुझे वो चीज फील हुई है कि यस, बहुत ज्यादा इसमें एफर्ट आपने डाला है, बिकॉज एक ऐसा अकाउंट है जिसके बारे में जैसे कहते हैं ना कि सुना भी नहीं है इतना ज्यादा कि हम खुद से उसको उस डायरेक्शन में मूव कर सकें। बहुत कुछ आपको अपनी तरफ से करना पड़ा होगा। इसका काफी श्रेय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी जाता है, क्योंकि पिछले 8 वर्षों में जितनी बार उन्होंने बिरसा मुंडा की लेगेसी को इन्वोक किया है, मेरे ख्याल से कोई और प्रधानमंत्री ने इतना खुलकर, इतनी जेनरसली जो है वो ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स के बारे में आज तक बात नहीं की। तो मेरे ख्याल से इसका श्रेय मौजूदा जो एस्टैब्लिशमेंट है और खास तौर पे प्रधानमंत्री जी को भी जाता है। डेफिनेटली, मैं उसी चीज पे आ रहा था, मेरा सेकंड क्वेश्चन वही था। सो नाउ टॉकिंग अबाउट बुक, आप भी झारखंड से आते हैं, और ये जो जिस कैरेक्टर को आपने किताब की फॉर्म में प्रोड्यूस किया, ये कैरेक्टर भी झारखंड से ही है। और इस देश का एक इतिहास जो रहा है इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी और इंटेलेक्चुअल डोमिनेंस, खैर डोमिनेंस पार्ट में बाद में आऊंगा, लेकिन इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी जो है वो बहुत बड़ा एक एस्पेक्ट रहा है, जिसके वजह से सोसाइटी को बहुत बहुत इफेक्ट किया है, हमारे एजुकेशन सिस्टम को बहुत उससे नुकसान हुआ। बहुत ही ऐसे कम कैरेक्टर्स है जिनको ग्लोरीफाई किया गया है हमारे, मैं शूडो हिस्टोरियंस कहूं या नहीं मैटर नहीं करता, बट जो भी हिस्ट्री हुई है उसमें जो जितना कंट्रीब्यूशन बहुत सारे कैरेक्टर्स का रहा है, उनको उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिली, रिकग्निशन नहीं मिली। अब ऐसे में इतने सालों बाद देश के प्रधानमंत्री ने बिरसा मुंडा की चर्चा कई बार की है, आपने भी किताब में मेंशन किया, मन की बात में भी उन्होंने की है, और 75th जो हमारे देश का हम इंडिपेंडेंस ईयर मना रहे हैं उसके दौरान भी उन्होंने इसकी चर्चा की। तो आपने किस कारण की वजह से इसको एज अ सब्जेक्ट चुना? क्या बिकॉज आपका रीजन है? मैं जमशेदपुर में बड़ा हुआ हूँ, जो बिरसा मुंडा की कर्म भूमि से और उनके आंदोलन का जो एपिसेंटर था, केंद्र बिंदु था, उससे मात्र 80-90 किलोमीटर की दूरी पर मैं जन्मा हूँ, और वहां मैंने अपने बचपन और 18 साल बिताए। तो एक जिज्ञासा तो हमेशा से थी, और शहर के अंदर या झारखंड के अन्य शहरों में भी कहीं बिरसा मुंडा चौक है, तो कहीं कोई बस्ती बिरसा मुंडा के ऊपर है, कोई कॉलोनी जो है बिरसा मुंडा के ऊपर है। तो एक जिज्ञासा हमेशा से थी, लेकिन जानकारी के अभाव में, जो मैंने कहा कि प्राथमिक सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन जो थी सीमित थी, उस जानकारी के अभाव में वो जिज्ञासा जो है हमेशा अधूरी रह गई। तो पिछले 6-8 वर्षों में जब से प्रधानमंत्री ने इनके बारे में बात करनी शुरू की, निश्चित तौर पर नेशनल डिस्कोर्स में भी बिरसा मुंडा के प्रति एक जिज्ञासा जागी। और आज भी मैं बिरसा मुंडा को एक इवॉल्विंग ब्रांड मानता। जैसे सुभाष चंद्र बोस जो है, इनकी भी कंट्रीब्यूशन को, जो फ्रीडम मूवमेंट है, कांग्रेस सरकारों ने हर प्रयास किया कि इनकी कंट्रीब्यूशन को नकारा जाए, इनको सेंटर स्टेज नहीं मिल पाए। मेरे ख्याल से अगला जो इस कड़ी में जो अगला शख्स है, जो अगला कैरेक्टर, हिस्टोरिकल कैरेक्टर है, जिसको उनका उपयुक्त स्थान दिलाना बाकी है, वो बिरसा मुंडा है। और मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री जी ने इसका एक हिंट भी किया है इस बार, जब जनजातीय दिवस और जो पूरा बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के बाद वो पूरा सप्ताह जब जनजातीय सप्ताह के रूप में मनाया गया, तो वो एक इंडिकेशन था कि अब जो है, आई थिंक द नेक्स्ट लेवल ऑफ इंडियाज लीडरशिप नीड्स टू कम फ्रॉम द मोस्ट बैकवर्ड एरियाज एंड द ट्राइबल डोमेन, व्हिच कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 10% ऑफ अ कंट्रीज पॉपुलेशन, व्हिच इज ह्यूज। अब आज का बिरसा मुंडा जरूरी नहीं है कि आज का बिरसा मुंडा एक रेवोल्यूशन लॉन्च करे। हो सकता है कि द नेक्स्ट बिग डिजिटल एंटरप्रेन्योर कम्स फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट ट्राइबल एरियाज। और अगर हम इस स्वप्न की पूर्ति कर सकते हैं कि जो डिजिटल पेनिट्रेशन आज शहरों में हुआ है, अगर वही ग्रामीण इलाकों में, वही ट्राइबल क्षेत्रों में हो, तो मेरे ख्याल से बिरसा मुंडा के स्वप्न की पूर्ति होगी, और मेरे ख्याल से जो ट्राइबल पॉपुलेशन की एस्पिरेशंस है उसकी पूर्ति होगी। That's a very fair answer to it। और मुझे भी जो जिस तरह से आप कह रहे हो कि yes, we cannot always say कि आदिवासी है तो एक पर्टिकुलर स्टीरियोटाइप किया। अब जिस तरह से आप बात कर रहे हो, डेफिनेटली डेवलपमेंट के हर एस्पेक्ट। मैं यहाँ ये भी ऐड करना चाहता हूँ कि देखिए, जब मैं इस विषय पर मैंने अध्ययन करना शुरू किया, तो मैं खुद आश्चर्यचकित रह गया था। 1857 was not the first war of independence। आजादी की लड़ाई
एक छोटे स्तर पर, सीमित स्तर पर लगभग 1765 1766 से लड़ी जा रही। और एक और मैं पुस्तक पे काम कर रहा हूं जिसमें कि उस पूरी हिस्ट्री को 1760s से जो हिस्ट्री है ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स की, उसको जो है एक कॉम्पैक्ट तरीके से प्रस्तुत किया गया है। रघुनाथ महातो, तिलका माझी, ये सबसे प्राथमिक नाम आते हैं। तो बट बिरसा मुंडा आज इतने पॉपुलर क्यों है बाकियों की तुलना में? जिस प्रकार गंगा नदी एक कॉन्फ्लुएंस है ऑफ इंडियाज स्पिरिचुअल जर्नी, बिरसा मुंडा थ्रू हिज रेवोल्यूशन, थ्रू हिज massive revolution, I would say is the confluence of all different tribal mutinies which were taking place across the country. उनका समय अलग हो सकता है, कुछ लेट 1700s में लड़ी गई, कुछ अर्ली 1800s में लड़ी गई, लेकिन एक व्यक्ति को जब आप आइकनाइज ज्यादा करते हैं तो उसके आसपास एक पूरा नैरेटिव बनाना आसान हो जाता है। तो ये केवल बिरसा मुंडा के विषय पर नहीं है, ये केवल बिरसा मुंडा के लिए ये जो रिन्यूड इंटरेस्ट है या नया इंटरेस्ट सबाल्टर्न हिस्ट्री में या ट्राइबल हिस्ट्री में आज देखने को मिल रहा है, ये पूरी जो हमारी सबाल्टर्न हिस्ट्री है, पूरी ट्राइबल हिस्ट्री है जिसमें कम से कम 75-100 ऐसे नाम होंगे, ये उन सब के लिए ये अभियान है। But Birsa Munda, through his massive and mammoth movement, and also because of the timing of his movement, क्योंकि कई सारे मूवमेंट जो है उनकी मूवमेंट 1900 में हुई थी, कई सारे उसके बाद हो चुके थे, और कुछ कई सारे उससे पहले हो चुके थे, और कुछ अहम मूवमेंट्स सबाल्टर्न हिस्ट्री के उसके बाद हुए। फॉर एग्जाम्पल, द लास्ट ऑफ द आदिवासी ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स was Jaipal Munda, a person who was the most erudite member of the Constituent Assembly. I'm not sure whether you have heard of it. But if you visit his speeches are at par with B.R. Ambedkar's speeches. He was the captain of India's hockey team. तो जहां गुरिल्ला वॉरफेयर से ये ट्राइबल हिस्ट्री की शुरुआत हुई थी, या ट्राइबल वॉरफेयर की शुरुआत हुई थी अंग्रेजों के खिलाफ लेट 1700s में, वहां इसका समापन हुआ था विद वन ऑफ द मोस्ट एरुडाइट फ्रीडम फाइटर्स अगेन अ ट्राइबल। तो ये सारी कहानियां जो है, ये मेरे ख्याल से इसको दबाई गई है या इस पर कभी जो है लोगों का ध्यान गया नहीं है। इसको उजागर करना और सही मायने में हमारी वनवासी पॉपुलेशन को कन्वे करना कि उनकी एंसेस्ट्री कितनी प्रोडिजियस रही है और उसका कितना अहम कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे देश के नैरेटिव में, ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट आपने जो बात करी, मुझे भी एक चीज याद आती है कि कई आदिवासी महिलाओं ने भी मुगलों से फाइट की है, मुगलों को हराया है। उनका अकाउंट भी मैंने पढ़ा, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द नेम, और वो भी इतना इंस्पिरेशनल रहा है। वो भी बहुत कम दलित महिलाएं रही होंगी, जितना मेरा उस पर रिसर्च अभी भी जारी है, लेकिन फॉर सम रीजन मुगलों का ट्राइबल एरियाज में पेनिट्रेशन लगभग नेग्लिजिबल था। आई एग्री, बट वो अकाउंट, हाँ, बट वो अकाउंट भी मिलता है हिस्ट्री में, और बहुत कम किताबों में उसका मेंशन है उस चीज के बारे में। खैर, वो एक अलग चीज है। लेकिन मेरा सवाल आपसे आता है कि आपने इसमें एक एनेक्डोट शेयर किया है बुधू भगत का। आपने उसमें वो इंसिडेंट बताया कि किस तरीके से एक शिव टेम्पल है और वो लोग वहां पर प्रेयर्स के लिए जाते हैं और उन पर वो अटैक होता है। उसके बाद वो पूरा एपिसोड होता है और वो बुधू भगत की और जो ट्राइबल लीडर्स होते हैं वो वहां पर उनकी जान चले जाती है। फिर आपने एक जगह मेंशन किया है, बंदगांव एक चैप्टर है आपका, उस पर आपने उसमें मेंशन स्टार्टिंग में किया है कि बिरसा इज चैंटिंग गायत्री मंत्र। अब एक सवाल मेरे मन में आता है कि ये जो पूरा आपने बताया, इसमें कहीं ना कहीं दिख रहा है कि पूरी ट्राइबल बेल्ट जो है वो हिंदू धर्म है, वो फॉलो करती है और हिंदुइज्म में बिलीव करती है। और कन्वर्जन जो हुआ है अंग्रेजों के टाइम से, वो आज भी जारी है, जो भी कन्वर्जन चल रहा था मिशनरीज के थ्रू। ऐसे में आप क्या अपनी तरह से और इनसाइट जो आपको लगा, बहुत इंस्पायरिंग लगा, या आपको पता चला कि हाँ, इसमें हिंदुइज्म कितना ज्यादा इन्वॉल्व था, ऐसी क्या बात थी जो आपने पूरे रिसर्च के दौरान इस चीज में पाई? क्योंकि मेरा एक फॉलो क्वेश्चन है इसके बाद, लेकिन पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं। देश के जो सबसे ज्यादा समय तक जो ट्राइबल एमपी रहे हैं, उनका नाम है करिया मुंडा जी। आपने सुना होगा, 2014 में भी वो एमपी थे, 2019 में जो है फाइनली जो है 1976 से निरंतर वो लगभग 42 सालों तक वो एमपी रहे थे। बीच में हो सकता है शायद एक टर्म ना रहे। मेरी उनसे
कई बार इस विषय पर डिटेल में बात हुई है, और उनका यह स्पष्ट मानना है कि आदिवासी समाज या वनवासी समाज जो है वो सनातन धर्म का एक अभिन्न अंग है। कई ऐसे जगह हैं पूरे देश में जहां की शिव मंदिर जो है आज आपको सबसे दूर दराज के क्षेत्रों में कहीं पहाड़ पे मिलेंगे। इनफैक्ट ये माना जाता है कि जो अपर कास्ट हिंदूज हैं या जो शहरी हिंदूज हैं, उन्होंने जो जिस जिस शिव भगवान की प्रतिमा को आदिवासी जो है पहाड़ों में जिसकी पूजा करते थे, उसको शंकर बनाकर मंदिरों में लाने का काम ये अपर कास्ट हिंदूज ने किया। लेकिन भगवान एक है, जो रिचुअल्स है वो एक है। अगर कुछ अंतर आए उनके प्रैक्टिसेस में तो दैट इज लार्जली बिकॉज ऑफ हैबिटेशन। अगर कल आप या मैं भी अगर जाके जंगल में रहना शुरू करता हूं तो बिकॉज ऑफ आवर हैबिटेशन सम कल्चरल प्रैक्टिसेस में डिफर। लेकिन कुछ ऐसे वेस्टेड इंटरेस्ट है जो इस डिफरेंस को एक बहुत ही भयावह रूप देखकर ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आदिवासी जो है उनका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, जो पूरी तरह से झूठ है, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये बात मैंने अपनी राइटिंग के जरिए कन्वे करने की कोशिश की है। और जो आप बंदगांव की बात कर रहे हैं, देखिए जो जंगल के क्षेत्र होते हैं जैसे झारखंड जो है दैट इज लार्जली फॉरेस्टेड एरिया। अब तो वहाँ काफी शहर भी अभी डेवलप हो गया आज की तारीख में, लेकिन आज से 200-300 साल पहले जो लोग वहां बसने आते थे वो लार्जली जो है वो बाहर के लोग होते थे। तो यूपी के भी लोग होते थे, बिहार भी के लोग होते थे। इनफैक्ट वो पूरा प्रांत जो था वो तो बंगाल प्रोविंस के अंदर आता था। 1912 में बंगाल से अलग हुआ, बिहार में आया, और 2000 में वो झारखंड बना। तो इट वॉज अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ मेनी डिफरेंट कल्चर्स, बंगाली, यूपी। और जो आनंद पांडे जो बिरसा मुंडा के गुरु थे जब वो विल्डरनेस में थे, ही वॉज अ वैष्णवाइट पर्सन, मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम रूट्स इन उत्तर प्रदेश और बिहार। और उनके संरक्षण में उनके समक्ष बिरसा मुंडा को एक नई दृष्टिकोण मिली जीवन के बारे में, बिकॉज प्रायर टू दैट he had converted to Christianity under pressure. He was in the missionary school in Chaibasa, जहाँ की एक वक्त जो है उन्होंने क्रिश्चियन टीचिंग्स को इम्बाइब करने की कोशिश भी की। लेकिन जब उनको निरंतर ऐसा लगता रहा कि the missionaries had a malafide intent and they were trying to culturally subjugate the Hindus, तब विद्रोह करके या तब रेबल करके वो क्रिश्चियनिटी से बाहर आए, और विल्डरनेस में जो 4 साल वो यहाँ वहां भटक रहे थे, तब आनंद पांडे के समक्ष आकर उन्हें एक नए जीवन में एक नया दृष्टिकोण मिला। और आनंद पांडे बीइंग अ वैष्णवाइट ब्राह्मण, he always employed the teachings of Gita and Mahabharata to convey his point of view to young Birsa Munda। तो ऐसे भी प्रमाण है कि 1894 में जब वो वापस बिरसा मुंडा अपने गांव में प्रकट हुए, और जब एक स्पिरिचुअल गुरु और सोशल रिफॉर्मर के रूप में जब उनको ख्याति मिली अगले 2 सालों में, तो कई बार बिरसा मुंडा ने भी अपने फॉलोअर्स के समक्ष गीता और महाभारत के ही उदाहरण दिए टीचिंग्स में। ओके, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैं ये बोल रहा हूँ, ये बात मैंने इसलिए भी आपसे पूछनी चाहिए कि यही झारखंड है जहाँ की ये पूरी कहानी है, और यही वो ट्राइबल बेल्ट है जहाँ का इतना बड़ा इतिहास रहा है जो आपने इस किताब में मेंशन किया है। और आपने जितने एनेक्डोट्स में शेयर किए उन सब में एक वो एसेंस मिलता है कि हाँ, ये पूरी ट्राइबल बेल्ट जो है वो हिंदू धर्म को फॉलो करती थी और नेचर वर्शिप करती थी। दैट्स वेरी ऑब्वियस अबाउट द ट्राइबल बेल्ट। लेकिन झारखंड के सीएम ने पिछले साल एक वर्चुअल एक सेशन को एड्रेस करते हुए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि जो ट्राइबल लोग हैं वो हिंदू नहीं है। अब एक ऐसा मतलब आप ना सिर्फ आप इसको पॉलिटिकली मिसयूज कर रहे हो, लेकिन आप एक कल्चर को टोटली डिनाई कर रहे हो। इट्स लाइक कैंसलिंग अ होल कल्चर कि ऐसी कोई एग्जिस्टेंस है नहीं कि ट्राइबल हमारे हिंदू हैं। आप इसको कैसे दें? देखिए, बहुत दुख की बात है कि बिरसा मुंडा जिनकी पूरी लड़ाई जो लास्ट की लड़ाई थी वो फादर हॉफमैन हुआ करते थे। फादर हॉफमैन जो एक बहुत ही विशियस मिशनरी, प्रीडेटरी मिशनरी के रूप में जाने जाते थे, और उनके जो मंसूबे थे जो आदिवासियों को जो है दिन रात प्रताड़ित कर रहे थे। बिरसा मुंडा की आखिरी लड़ाई मुख्य तौर पर फादर हॉफमैन के कारनामों के विरुद्ध थी।
आज बड़े दुख की बात है कि जो व्यक्ति अपने आप को बिरसा मुंडा का उपासक मानता है वही प्रश्न चिन्ह उठाता है इस बात पर कि आदिवासी हिंदू समाज का हिस्सा कभी थे ही नहीं, या कुछ उनका लेना देना नहीं है हिंदू समाज से। इसका मैंने जवाब भी दिया था, अगर आपने फॉलो किया है तो। इसका मैंने उस वक्त प्रिंट में एक बहुत ही डिटेल्ड आर्टिकल आई थी, जिसके बाद रिपब्लिक और अन्य जगह इंटरव्यूज आई थी मेरी। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई तथ्य नहीं है, ये प्योरली पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए दिया गया बयान था झारखंड के सीएम द्वारा, क्योंकि झारखंड के सीएम जितना इस विषय को जानते हैं उससे कहीं ज्यादा करिया मुंडा जी जानते हैं, जो उसी क्लैन को बिलोंग करते हैं, मुंडा क्लैन के, उसी भूमि में, वो भी खूंटी के इलाके में, जो बिल्कुल बिरसा मुंडा के आसपास के गांवों में बड़े हुए हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई तथ्य नहीं है। बहुत दुख की बात है कि कुछ ऐसी राज्य सरकारें हैं, आंध्र प्रदेश की हो, जगन रेड्डी हो जाए, स्टालिन हो जाए तमिलनाडु में, या फिर झारखंड की सरकार हो, कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से कन्वर्जन लॉबी उन पर हावी है। कहीं ना कहीं वो खुलकर हिंदू राइट्स को, और हिंदू राइट्स की बात करता हूं तो मैं दोहराता हूं कि आदिवासी और वनवासी हमारे सनातन धर्म के एक अभिन्न हिस्सा है। कहीं ना कहीं वो आदिवासियों को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहते हैं क्रिश्चियन मिशनरीज के चंगुल से। वो क्यों नहीं करना चाहते हैं, इसके पीछे प्योरली पॉलिटिकल पर्पसेस हैं। समीर ओराओ एक हमारे राज्यसभा के एमपी हैं, आप उनसे बात कीजिए, वो कट्टर हिंदू हैं और वो मतलब आपको बताएंगे कि कितना डिवाउट हिंदूज आज ट्राइबल कम्युनिटी में भी। बीजेपी के SC/ST सेल के वो अध्यक्ष है इस वक्त। आप कभी उनको अगर इंटरव्यू करें, वो आपको डिटेल में आदिवासी इतिहास बताएंगे, वनवासी इतिहास बताएंगे, जिसमें पूरा जो है सनातन धर्म और आदिवासी जो प्रथाएं हैं उनमें कोई अंतर नहीं। नहीं, आपने ये बात छेड़ी क्योंकि आप बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सरकार इस डायरेक्शन में क्या काम कर रही है, क्योंकि कन्वर्जन इज अ रियलिटी एंड इट हैज बीन हैपनिंग सिंस द एरा ऑफ ब्रिटिशर्स। नाउ अब ये जो है वो ज्यादा बढ़ रहा है, बल्कि अब जब अवेयरनेस बढ़ चुकी है, डेमोक्रेटिक राइट्स आ चुके हैं, यू आर रनिंग योर ओन कंट्री, ऐसे टाइम पर अगर कन्वर्जन हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ट्राइबल से बात करूं तो पंजाब जैसे एरिया जो है, जो टोटली एक अर्बनाइज सोसाइटी है, वहां पर भी ये हो रहा है। तो क्या कारण है, सरकार इन चीजों को देख करके क्यों नहीं कोई एक स्टेप लेती है डायरेक्टली? देखिए, अलग अलग राज्य सरकारों ने इस पर काम जरूर किया है। झारखंड में ही हमारी सरकार थी, इससे पहले रघुवर दास जी की सरकार थी, उन्होंने उसने ये बिल पास किया था, एंटी कन्वर्जन बिल। ऑब्वियसली इट वाज मिसयूज्ड बाय द ऑपोजिशन पार्टीज एंड अ डिफरेंट कैनर्ड वाज स्प्रेड। कुछ राज्य सरकारों का फोकस लव जिहाद के ऊपर है, व्हिच इज अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ कन्वर्जन। बट माय पॉइंट इज दैट, इन व्हिच आई हैव मेड क्लियर, वेदर इट इज लव जिहाद और वेदर इट इज predatory proselytization, at the core of it, the challenge is to safeguard the religious demography of the country. So I think in the time to come, जब क्षमता हो मेरी इस चीज की, somewhere I think I would like to propagate this idea of a prevention of religious demography bill, because जो डेमोग्राफी को टैम्पर करने का प्रयास रहा है कांग्रेस पार्टी का, ये पिछले 70-72 सालों में से चला आ रहा है। असम में उसके कारण कुछ और हो जाते हैं। असम में इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स को सेटल कराया गया एज अ पैटर्न, एज अ प्रैक्टिस। बंगाल में ममता बनर्जी आज वही कर रही है। केरल के एक CPM के मुख्यमंत्री वी अच्युतानंदन ने 2010 में, अगर आप गूगल सर्च करें, आप पब्लिक डोमेन में उनका बयान पाएंगे कि जब उन्होंने 2010 में खुले तौर पर यह आरोप लगाया था कि PFI is working on a plan to temper the religious demography of Kerala and make Kerala a Muslim majority state by 2030. So I think post-conversion is a part of that, whether it is love jihad, whether it is post-conversion, or whether it is settling of illegal Bangladeshis in the country. I think all of that needs to come under one umbrella. And that umbrella needs to be about protection of religious demography of the country, because Bharat is Bharat because of a certain religious demography. Well, you mentioned about कांग्रेस की, कांग्रेस का ये उज्जतर एजेंडा रहा है, लेकिन मुझे याद है कि स्वतंत्रता पार्टी एक जो 1962-63 में फॉर्म हुई थी कांग्रेस से स्प्लिट होके, they have brought the first anti conversion bill in Odisha. तो उन्होंने सबसे पहले ये पहल की थी कि कन्वर्जन को रोकने के लिए इस डायरेक्शन में।
खैर दैट्स अ डिफरेंट थिंग। एक आपने इसमें बहुत इंटरेस्टिंग एनेक्डोट शेयर किए हैं, जैसे एक चुटिया टेम्पल के बारे में किया है, फिर खुंटी पुलिस स्टेशन का इंसिडेंट किया है। चुटिया टेम्पल वाला बहुत इंटरेस्टिंग था, कैसे उन्होंने कॉपर प्लेट को, जो उनकी आइडेंटिटी थी और उनकी हिस्ट्री थी, उसको बचाने के लिए कैसे उन्होंने वो रात वो टेम्पल से वो चीज निकाली। तो व्हाट इज योर फेवरेट पार्ट इन दिस बुक, जो आपको रिसर्च करके या लिख करके बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लगा या बहुत इंस्पायरिंग? बिरसा मुंडा का जो वक्त चाईबासा के मिशनरी स्कूल में बीता है, जब he was battling this conflict of being pragmatic on the one hand, and because हर व्यक्ति चाहता है कि जिंदगी में प्रगति करे, तो उस प्रगति के लिए कभी कभी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है गरीबों को। तो उनके परिवार ने कॉम्प्रोमाइज भी किया, एक नए धर्म को अपनाने की कोशिश भी की, बट एट द सेम टाइम दे वांटेड टू सस्टेन देयर कल्चरल आइडेंटिटी, दे वांटेड टू प्रोटेक्ट देयर कल्चरल आइडेंटिटी। तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट के पोर्शंस है, वो विशेष तौर पर लिखने में भी मुझे बहुत आनंद आया था, बिकॉज एक ह्यूमन इमोशंस एट द कोर ऑफ इट, विद 11-12 बुक्स बिहाइंड मी राइट नाउ, building up interesting characters and creating very natural human conflicts has been my forte. तो वो पोर्शन जो जितने चाईबासा स्कूल के पोर्शन थे, लीडिंग अप टू दैट मैसिव आउटरीच वेयर ही क्विट द स्कूल, आई थिंक दैट वाज अ part which I really enjoyed writing, and I'm sure the limited feedback which I have got from many initial readers as of now, they have really enjoyed those portions in the book. Okay, you have mentioned that like on 9 June 1900, unfortunately, जब उनकी डेथ हो जाती है, तो you have added a certain kind of mystery around it. You said कि whether it was due to cholera or it is because of he was given poison, slow poisoning उनके साथ हुई है, and वो उनके साथ क्या हुआ exactly account नहीं पता. What do you found throughout this research? क्या exactly आपको लगा, वो mystery क्यों है इसके around, और वो क्यों unnoticed रही? With all the information that I have, I'm inclined to believe that it was murder. But then ये चीजें जो है, अब इतिहास में इस प्रकार के रहस्यमय मौतों का एक लंबा लिस्ट है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत हो गई, दीनदयाल उपाध्याय की मौत हो गई, या श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की मौत हुई। तो ये कुछ भी स्पष्ट तौर पर कहना जो है, without investigation becomes difficult. लेकिन जितनी भी प्रारंभिक sources of information मेरे समक्ष आई थी, या जिन पर मैं जिन्हें मैं देख पाया था, उसके आधार पर मैं यही कह सकता हूँ कि that was an unnatural death. बिरसा मुंडा was उनका जो असर था उनकी पूरी मूवमेंट का, उसने पूरे अंग्रेजी हुकूमत को भयभीत कर दिया था, and they were really worried that his existence, उस समय इंटरनेट नहीं हुआ करता था, न्यूज़पेपर्स नहीं थे उस इलाके में, तो जो हियरसे के माध्यम से जिस प्रकार इंफॉर्मेशन फैलती थी, again because I don't have conclusive research on this, तो मैं ये पूरी स्पष्टता के साथ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये पॉसिबल है कि 40 साल बाद जब सुभाष चंद्र बोस ने अपनी प्राइवेट आर्मी लॉन्च की, और उन्होंने तो पढ़े लिखे थे, अंतरराष्ट्रीय स्केल पे लॉन्च की, उस वही प्राइवेट आर्मी तो बिरसा मुंडा ने भी लॉन्च की थी दूर दराज के क्षेत्रों में, ट्राइबल क्षेत्रों में। सो इट इज क्वाइट पॉसिबल द इम्पैक्ट ऑफ हियरसे in that era was immense. It is quite possible that even Subhash Chandra Bose ji at some point of time in some way may have been inspired by the sheer grit, determination and the ability to surprise of this tribal hero. Definitely. Okay, अगर हर बुक में एक सरप्राइज एलिमेंट होता है रीडर्स के लिए, आपके लिए आप कैसे डिफाइन करेंगे इस बुक में क्या सरप्राइज एलिमेंट है रीडर्स के लिए? व्हाट विल मेक मैं चाहूंगा कि रीडर्स इसको पढ़कर मुझे बताएं। मेरे लिए, like I said, it's very difficult to choose one particular portion because मेरी कोशिश यही होती है स्ट्रक्चरिंग के लेवल पे उसको जितना एंजॉयबल उस पूरी यात्रा को मैं बना सकूं रीडर्स के लिए। लेकिन मेरे ख्याल से I would appreciate and love it if the readers come back with their feedback and minute feedback, because for a writer that again is a learning experience and a very enriching experience to go through the feedback and how different readers have interpreted different portions of the book. Definitely. अच्छा देखिए, ये जो कैरेक्टर है इसने ऑपरेशन के अगेंस्ट फाइट करी, और ये सिर्फ ऑपरेशन नहीं, अपने पूरे कल्चर को, अपने रिलीजन को, अपने रीजन को, सबको प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट।
आज के कंटेक्स्ट में बिरसा मुंडा कितने रेलेवेंट है, क्योंकि कन्वर्जन आज भी हो रहा है, ऑपरेशन आज भी इन अ डिफरेंट वे हो रहा है, और कहीं ना कहीं एक ड्यू टू सर्टेन बिरसा मुंडा आज पहले से ज्यादा रेलेवेंट है। तो इनफैक्ट लावण्या के संदर्भ में, लावण्या का जो केस हुआ था उसके संदर्भ में मैंने बिरसा मुंडा का कई बार जिक्र भी किया है कि जो लड़ाई प्रेडेटरी प्रोसेलिटाइजेशन के खिलाफ उन्होंने 120 साल पहले शुरू की थी, 125 साल पहले शुरू की थी, आज दुख की बात है कि वही प्रोसेलिटाइजेशन आज अलग अलग रूपों में चलता जा रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर कोई बिल हम लाते हैं इसको रोकने के लिए, तो दैट शुड बी नेम्ड आफ्टर बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा प्रिवेंशन ऑफ फोर्स्ड कन्वर्जन बिल। बिकॉज जो लोग इतिहास में फोर्स्ड कन्वर्जन के खिलाफ लड़ते आए हैं उन्हें उस चीज के लिए याद रखना बहुत जरूरी है। ये आज की लड़ाई नहीं है, ये फोर्स्ड कन्वर्जन, ये टैंपरिंग ऑफ डेमोग्राफी आज की लड़ाई नहीं है। हिंद पर फतेह करना ये मुगलों का भी सपना था, बाद में अंग्रेजों का हुआ, और आज जो है छोटे मोटे चिल्लर लोग आज भी वो सपने देख रहे हैं जिनको प्रधानमंत्री जी ने आंदोलन जीवी कहा। लेकिन जिन लोगों ने इस देश की रक्षा, और इस देश की रक्षा की बात जब मैं करता हूं तो अपार्ट फ्रॉम सोल्जर्स फाइटिंग ऑन द बॉर्डर, इट इज मेनी ऑफ दीज वॉर्स आर फॉट इंटरनली मेनलैंड टू प्रोटेक्शन ऑफ द रिलीजियस डेमोक्रेसी। तो जो लोग इस युद्ध में हमेशा से सक्रिय रहे हैं अपने कल्चर, अपने धर्म को प्रोटेक्ट करने के युद्ध में, भले वो शिवाजी हो और भले वो बिरसा मुंडा हो, भले वो सावरकर हो, मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में जब हम कई राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित बिल्स लाते हैं पार्लियामेंट में, तो वो बिल्स जो है इनके नाम पर होने चाहिए, ताकि दे आर ऑलवेज रिमेम्बर्ड फॉर देयर very pivotal and immense contribution to the Hindu society. Definitely. अच्छा, how as an author आप जब ऐसी चीज लिख रहे हैं, how do you feel कि कैसे बदलाव आएगा इकोसिस्टम में, सोच में, क्योंकि ये मेन स्ट्रीम कैरेक्टर्स नहीं है, इनको मेन स्ट्रीम होने नहीं दिया गया, और जो हम मेन स्ट्रीम बनाएंगे वही तो कोशिश है इस लेखनी के द्वारा। अभी तो अगले 2-3 साल में मैं कई ऐसे नैरेटिव्स, कई ऐसे किरदार पर काम कर रहा हूँ, तो इनको मेन स्ट्रीम हम बनाएंगे। कोई नहीं सोच सकता था कि एक दिन सावरकर वुड बी अ हाउसहोल्ड नेम, ही हैज बिकम। बिरसा मुंडा भी बनेगा और कई ऐसे लोग जो है बनेंगे। हमारा संघर्ष जारी है, और ये जो जिस चीज को आप नामुमकिन समझ रहे थे उसको हम लगभग मुमकिन करने के प्रयास में है, और वो होगा। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन। यू नो दैट कि जो मैंने शुरुआत में की थी इंटेलेक्चुअल डोमिनेंस की मैंने बात की थी, एक इकोसिस्टम यहाँ पर है जिन्होंने बहुत हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट किया और डिसऑनेस्टी के साथ अकाउंट लिखे गए, उसके वजह से हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है बहुत एक्सप्लॉइट हुआ। आज आप जानते हैं, आपके एक फेलो ऑथर है जो इस वक्त रिसेंट एक कंट्रोवर्सी के बीच में है, उनको बहुत ज्यादा उस चीज के ऊपर वो इम्पैक्ट कर रहा है, लेकिन हाँ, आई बिलीव दैट कि व्हाटएवर ही हैज रिटन, आई थॉरली रिस्पेक्ट हिम एंड हिज राइटिंग्स आल्सो। तो आपको क्या लगता है, नाउ यू आर कमिंग अप विद अनदर हिस्टोरिकल अकाउंट एंड यू हैव जस्ट स्पोकन अबाउट द फ्यूचर, इन फ्यूचर दैट यू आर राइटिंग मल्टीपल अकाउंट्स लाइक दिस ओनली, तो क्या वो एक्सेप्टेबिलिटी बन पाएगी, और वो इकोसिस्टम से आप कैसे फाइट कर पाएंगे जो बहुत इजीली कैंसिल कल्चर बना हुआ है, एक तरह से इंटिमिडेशन बना हुआ है, उसको आप कैसे फाइट करेंगे एज एन ऑथर? एक्सेप्टेबिलिटी जो है लगभग उस यात्रा में हम काफी कामयाब हो चुके हैं, बट द थिंग इज दैट वी विल नीड टू रिटेन दिस इकोसिस्टम। कई बार जब सत्ता में हम होते हैं तो हमारी इकोसिस्टम मजबूत हो जाती है, जब सत्ता से बाहर होते हैं तो इसलिए बहुत जरूरी है कि ये हम सत्ता में अगले 40-50 साल तक रहें, और इसमें जो है विशेष कंट्रीब्यूशन गांधी सिबलिंग्स का, राहुल गांधी का है, उसके लिए मैं आभारी हूं उनके प्रति। तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो हिस्टोरिकल कोर्स करेक्शन आप अभी देख रहे हैं वो उसमें कोई परिवर्तन होने वाला है अगले 40-50 सालों में, और हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि आगे भी 40-50 साल के बाद भी इसमें जो है दोबारा वो त्रुटियां या वो खामियां जो है लेफ्ट पॉलिटिशियंस जो है, लेफ्ट हिस्टोरियन सक्रिय होकर नहीं लाए। तो मेरे ख्याल से ये एक स्वर्ण युग है भारत के लिए। पिछले 8 साल में बहुत सारे ऐसे किरदार जो जिनका कंट्रीब्यूशन हमारे देश में पिवटल था, भले वो पटेल हो, सावरकर हो, सुभाष चंद्र बोस हो, भले वो बिरसा मुंडा हो, जिनको एक तिरस्कार की नजरों से कांग्रेस सरकारों ने देखा था, अब वो फोरफ्रंट पर है, और ये आगे भी होपफुली जो है। और इसके लिए सॉफ्ट जो हमारी एक सॉफ्ट
वो होती है लिटरेचर वाली जो मूवमेंट होती है वो बहुत अहम हो जाती है. आई एम होपिंग दैट इवन दीज राइटिंग्स व्हिच आई एम अटेम्प्टिंग और विक्रम जी इज अटेम्प्टिंग, ऑल ऑफ दीज वुड क्रिएट अ न्यू लेगेसी ऑफ यंगर राइटर्स हु वुड who would study more about these characters and keep developing this narrative. Definitely. अगर चलते चलते आपको ऑथर के लिए मतलब रीडर्स के लिए एज एन ऑथर कुछ बोलना है रिगार्डिंग दिस, सो व्हाट वुड बी इन few lines you have to say about this book? किताब को पढ़ें और आज के संदर्भ में बिरसा मुंडा की क्या अहमियत है देश के लिए आप खुद भी तय करें और मेरे ख्याल से उसको कन्वे करें पब्लिकली. Because like I said, Birsa Munda, there is a Birsa Munda in each one of us. It's Birsa Munda. अगर आप देखें तो मूल तौर पर अगर मैं पूरे कैरेक्टर को सिंप्लीफाई करूं, he is an underdog, he's a dark horse who, when pushed to the corner, can surprise the country with a sheer grit, determination and ability to change things. तो आज अगर वो एक डिजिटल कॉन्टेक्स्ट में, आज एंटरप्रेन्योरियल कॉन्टेक्स्ट में अगर बिरसा मुंडा किसी दूसरे रूप में प्रकट हो सकते हैं और आदिवासी या वनवासी समुदाय के जीवन को बदल सकते हैं, तो आई थिंक वो उस नए बिरसा मुंडा की तलाश हमेशा जारी रखनी चाहिए. बिकॉज बिरसा मुंडा, भगवान राम, ये हर युग में आते हैं अलग अलग रूप में और समाज का और देश का भला करके जाते हैं. ब्यूटीफुली समड अप. जो आपकी लास्ट लाइन थी, that was I guess the crux of this whole discussion. So मैं चलते चलते व्यूअर्स ये कहूंगा कि प्लीज डू रीड. दिस इज नॉट जस्ट अबाउट अ बुक और अ नॉवल, दिस इज अ कोर्स करेक्शन. जो हिस्टोरिकली हमारे साथ डिस्टॉर्शन हुआ है, जो हमारे अकाउंट्स गलत लिखे गए हैं, उसका ये कोर्स करेक्शन है और ये रियलिटी है. एंड रियलिटी जो ट्रुथ है दैट शुड कम आउट. जितना आप इसको पढ़ेंगे या इस बुक्स को, ऐसी बुक्स को शेयर करेंगे, डेफिनेटली आने वाली जो जनरेशन है एटलीस्ट उनके साथ ये एक फेयर होगा कि वो रियलिटी जान पाए. बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस साल के अंत तक कम से कम ये किताब 4 भाषाओं में आ चुकी होगी. हिंदी में आ रही है मार्च के मध्य में, उसके बाद मराठी, गुजराती, और हर प्रयास है कि संथाली भाषा जो कि आदिवासी समाज की भाषा है झारखंड में, उसमें भी इसको जल्द से जल्द लाया जाए. डेफिनेटली. तो जी, यू आर डूइंग अ ग्रेट वर्क. इट इज सम काइंड ऑफ आप सोसाइटी के लिए कर रहे हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस कॉपी. इट वाज अ लवली डिस्कशन एंड आई होप इन फ्यूचर यू विल जॉइन अस अगेन ऑन एनी अदर डिस्कशन. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग. थैंक यू वेरी मच.